आइए आज बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार है। धुरंधर 2 पर हुए एक वायरल क्रिटिक की हम यहाँ गहराई से पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इस विश्लेषण का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा दावा यही है कि धुरंधर 2 असल में कोई फिल्म है ही नहीं, बल्कि इसे एक पॉलिटिकल एड यानी एक राजनीतिक विज्ञापन की तरह बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। हम सब फिल्मों के शुरू में एक डिस्क्लेमर देखते हैं ना, कि सारी घटनाएं काल्पनिक हैं। अक्सर हम उस पर ध्यान भी नहीं देते, पर यहाँ इसे लीगल चीट कोड कहा गया है। मतलब ये एक तरह का कानूनी कवच है जिसे पहनकर फिल्म बनाने वाले ये तो कह देते हैं कि सब कुछ फिक्शन है, जबकि उनका असली मकसद देखने वालों के दिमाग में एक खास नैरेटिव बैठाना होता है। तो सवाल ये उठता है कि सोर्स किस आधार पर इसे एक विज्ञापन कह रहा है। इसके लिए वो दो बातों की तरफ इशारा करता है। एक, बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं का इसे खुलकर एंडोर्स करना, और दूसरा, फिल्म के गानों का प्रमोशन के लिए इस्तेमाल होना। तो चलिए पहली टेक्निक को समझते हैं, जिसे कहा गया है इमोशनल प्राइमिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको असली मैसेज देने से पहले इमोशनली एक खास मूड में लाया जाता है, ताकि आप उस मैसेज को आसानी से कबूल कर लें। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, कोई शेफ आपको मिठाई खिलाने से ठीक पहले एक तीखी मिर्च खिला दे, क्या होगा? आपको मीठे की तलब और बढ़ जाएगी, है ना? बस ये फिल्म भी कुछ ऐसा ही करती है। पहले एक खास इमोशन जगाती है ताकि बाद में आने वाले मैसेज को दिमाग आसानी से अपना ले। इस एनालिसिस के मुताबिक फिल्म में शुरू में ही पाकिस्तान में हो रही हिंसा का एक सीन दिखाया गया है, जिसका कहानी के मेन प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये सीन क्यों है? कहा गया है कि इसका एकमात्र मकसद देखने वालों के मन में गुस्सा और नफरत जैसी नेगेटिव भावनाएं पैदा करना है, ताकि आगे की कहानी के लिए एक जमीन तैयार हो सके। अच्छा, अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, विलन की प्रशंसा। ये एक बहुत ही स्मार्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जहां हीरो की तारीफ खुद विलन के मुंह से करवाई जाती है। देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर कोई अपना तारीफ करे तो लगता है कि ठीक है, बोल रहा होगा, लेकिन जब दुश्मन तारीफ करे तब बात में वजन आ जाता है। फिल्म इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती है, जहां दाऊद इब्राहिम पर आधारित एक किरदार प्रधानमंत्री की तारीफ करता है। इससे देखने वालों के मन में लीडर की एक बहुत मजबूत इमेज बनती है। और यही वजह है कि ये टेक्निक इतनी असरदार होती है। ये हमारे दिमाग के जो शक वाले फिल्टर होते हैं ना, उनको सीधे सीधे बाईपास कर जाती है। दोस्त की तारीफ पर शायद हम शक कर लें, लेकिन जब दुश्मन तारीफ करता है तो उसे सच मान लिया जाता है। अब जो अगली टेक्निक है वो शायद इन सबसे ज्यादा चिंताजनक है, हाल के इतिहास को ही बदल देना। ये एनालिसिस बताता है कि कैसे ये फिल्म हाल ही में हुई घटनाओं को अपने नैरेटिव के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। यहाँ हम फिल्म के दावों और असलियत के बीच का सीधा अंतर देख सकते हैं। जैसे फिल्म दावा करती है कि 2014 में अमेरिका मोदी के चुनाव के खिलाफ था, जबकि सच ये है कि अमेरिकी राजदूत ने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही उनसे मुलाकात की थी। ये इतिहास को अपनी सुविधा के हिसाब से बदलने का एक साफ उदाहरण है। सोर्स का तो ये तक कहना है कि इस फिल्म की कहानी फैक्ट्स पर नहीं बल्कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर आधारित है। मतलब ये उन कहानियों को सच बनाकर पेश करती है जो सोशल मीडिया पर बिना किसी सबूत के घूमती रहती हैं। फिल्म एक बहुत बड़ा दावा करती है कि नोटबंदी इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान से 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोट आ रहे थे। लेकिन जब सोर्स इसकी तुलना आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट से करता है तो आंकड़ा क्या था? उस साल सिर्फ 43 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे। तो इस फर्क को समझाने के लिए सोर्स एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देता है। वो कहता है कि ये तो वही बात हुई कि सिर्फ एक चूहे को पकड़ने के लिए पूरे घर को ही जला दिया जाए। मतलब जो वजह बताई गई और जो नतीजा निकला उसमें कोई तालमेल ही नहीं था। देखिए, कोई कहानी जो बताती है वो तो जरूरी है ही, पर जो वो छिपा लेती है वो उससे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। अगली तकनीक इसी बारे में है। और इस एनालिसिस के मुताबिक फिल्म ने बड़ी होशियारी से कुछ बातें पूरी तरह से गायब कर दी जो उसके नैरेटिव में फिट नहीं बैठती। जैसे कि प्रधानमंत्री की अचानक हुई पाकिस्तान यात्रा का जिक्र न करना, या पुलवामा हमले से पहले मिली 11 इंटेलिजेंस वार्निंग्स को नजरअंदाज कर देना। इन बातों को जानबूझकर छोड़ दिया गया ताकि एक खास तरह की कहानी ही लोगों तक पहुंचे। तो सवाल ये है कि इन सारी तकनीकों का, इन सब का
आखिर मकसद क्या है? एनालिसिस के मुताबिक जो फाइनल गोल है उसे कहते हैं गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग मतलब एक ऐसा साइकोलॉजिकल खेल जिसमें किसी को उसकी अपनी यादों पर, अपने ही तजुर्बे पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ये एक बहुत ही खतरनाक मैनिपुलेशन टैक्टिक है और सोर्स का दावा है कि ये फिल्म पूरे देश के साथ यही करने की कोशिश कर रही है। ये फिल्म लोगों के असल अनुभवों को बदलने की कोशिश करती है। वो लोगों को ये बताती है कि उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, वो जो एटीएम की लंबी लाइनें थीं, जो आर्थिक परेशानियां झेली, वो सब असल कहानी थी ही नहीं। असल कहानी तो कुछ और ही थी। ये लोगों को अपनी ही सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर करना है। तो आखिर में ये एनालिसिस चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा और सीधा सवाल रखकर खत्म होता है। सवाल ये है कि क्या ऐसी फिल्में बनाना सही है जो फैक्ट और फिक्शन को मिलाकर एक पॉलिटिकल लीडर का प्रचार करें और दूसरों को देश विरोधी की तरह दिखाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।